नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और पूरी दुनिया में इस वक्त नेपाल में बाढ़ से मची तबाही की चर्चा हो रही है और ये बेहद ही चिंताजनक खबर है क्योंकि नेपाल के रसुआ के इलाके में भूटेकोशी नदी में अचानक से ये बाढ़ आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इससे जहां एक तरफ कई सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है नेपाल में राहत और बचाव का, क्योंकि अचानक आई इस बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। इस बाढ़ की चपेट में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे 105 भारतीय पर्यटकों के साथ साथ 400 से ज़्यादा पर्यटक और ट्रैकर्स के भी लापता होने की सूचनाएं सामने आ रही है। इसके अलावा हज़ारों लोग लापता हैं, कई लोगों की जान गई है और इन लापता लोगों में भी सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों के नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा कई नेपाली नागरिकों के मारे जाने की भी खबर है और जो जानकारियां अब धीरे धीरे सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि बहुत भारी नुकसान हुआ है जिसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस तरह के हालातों की और इन हालातों की गंभीरता को देखते हुए नेपाल की सेना, स्थानीय प्रशासन, टूरिस्ट पुलिस, दूसरी सुरक्षा एजेंसियां बड़े पैमाने पर इस वक्त राहत और बचाव अभियान चला रही है। तो आज नेपाल की बात, क्योंकि सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार नेपाल में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि नेपाल पर्यटन बोर्ड ये कह रहा है कि रसुआ में सुबह करीब 8:30 पर 8:30 बजे के करीब भूटेकोशी नदी का जो जल स्तर है वो तेज़ी से अचानक से बढ़ गया। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बता रही हैं कि कितनी भयानक त्रासदी है ये और लोगों का, जान माल का, जनहानि का कितना नुकसान हुआ है, इन तस्वीरों को देखकर ही आप समझ सकते हैं। ये नदी का पानी इतनी तेज़ी से बढ़ा कि इसके किनारे पर जितने भी लोग मौजूद थे, इनमें चाहे वो पर्यटक हों, ट्रैकर्स हों या फिर आम लोग हों, स्थानीय लोग हों, और सब कुछ इसकी चपेट में आ गया। चाहे लोगों के घर हों, पुल हो, गाड़ियां हो, जो कुछ भी सामने आया वो बहता चला गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे, ये सवाल लगातार उठ रहा है। अचानक ये जो बाढ़ आई है उसने पूरे इलाके में सड़क पुलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। एक जानकारी के मुताबिक करीब 40 किलोमीटर की जो सड़क है वो तबाह हो गई है, जबकि करीब 19 पुल बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं या फिर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उनसे तो यही अंदाज़ा लग रहा है कि इस जलजले के सामने, इसकी राह में जो भी आया वो बच नहीं पाया और इससे जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर अब बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान तक चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। कई हेलीकॉप्टर्स लोगों की जान बचाने के लिए उतरे हुए हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है क्योंकि मलबा जिस तादाद में दिख रहा है, जिस कदर दिख रहा है, और ये जो पूरा का पूरा इलाका जिस कदर प्रभावित हुआ है, वहाँ पर अभी मौत के आंकड़ों की कल्पना करना बेमानी होगी, क्योंकि जैसे धीरे धीरे जानकारियाँ सामने आएगी वैसे पता चलेगा। लेकिन अभी सैकड़ों लोगों के मारे जाने की जानकारी है, हज़ारों लोगों के इसमें लापता होने की जानकारियाँ भी सामने आ रही हैं। कई जगहों का सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने में रेस्क्यू टीमों को भारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। और अगर हम बात करें उन लोगों की जिनके लापता होने की खबरें हैं, क्योंकि नेपाली पर्यटन बोर्ड ने जो जानकारी दी है उसमें 105 भारतीय पर्यटकों के भी लापता होने की जानकारी है। ये लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जा रहे थे और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, अमेरिका, मलेशिया, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों के भी लापता होने की जानकारियां सामने आई है। और साथ ही साथ इस बात की आशंका भी है कि इस दौरान लापता होने वाले हज़ारों लोग हैं, जिनमें पर्यटकों की संख्या भी काफ़ी है। जो इस इलाके में रहने वाले लोग हैं वो भी भारी प्रभावित हुए हैं और इस पूरे के पूरे इलाके में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। वहीं इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है वो ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि लोग कहां फंसे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अब किस तरीके से चलाए जाए। हालांकि इस पूरी त्रासदी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के सरकार के आला नेताओं से बात की है, वहां के प्रधानमंत्री से भी बात की है और भरोसा दिया है कि दुख की इस विकट घड़ी में, त्रासदी की इस घड़ी में भारत नेपाल के साथ एक भाई की तरह से खड़ा हुआ है। जो भी ज़रूरी मदद होगी वो भारत करेगा, ये भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। लेकिन जो तस्वीरें हैं उन्हें देख करके हर कोई दहल जाएगा। इस वक्त अगर नेपाल की धरती की हम बात करें तो नेपाल की जो सेना है, स्पेशल ऑपरेशंस टीम है, मेडिकल टीम्स हैं या और स्थानीय प्रशासन है, सुरक्षा एजेंसियां, सब
इसी बात में जुटे हुए हैं कि लोगों को राहत बचाव के जरिए कैसे बचाया जाए। सबसे जो ज़्यादा प्रभावित इलाका है वो बूसी और तुसु इलाके हैं, जहां पर अब तक कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और ये क्रम अभी भी लगातार जारी है, क्योंकि नेपाल की सेना के प्रवक्ता की तरफ से भी कुछ जानकारियां साझा की गई हैं। राहत बचाव अभियान में तेजी लाने के लिए जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर करीब 15 हेलीकॉप्टर्स की तैनाती की गई है। 7 हेलीकॉप्टर्स नेपाली सेना के, बाकी हेलीकॉप्टर्स जो है वो सशस्त्र पुलिस बल के और निजी ऑपरेटर्स के भी लगाए गए हैं। और जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। हालांकि कई कैंप्स भी लगाए गए हैं जिनके ज़रिए जो घायल लोग हैं उनका तुरंत इलाज को लेकर के भी उन्हें भेजा जा रहा है। नेपाली प्रशासन की जो प्राथमिकता है वो फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना, घायलों को तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाना है, क्योंकि कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं हज़ारों की तादाद में। और अभी जैसे जैसे समय बीतेगा इसके बारे में और जानकारियां भी सामने आती जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि कई बड़ा इलाका जो है वो इससे प्रभावित हुआ है। अब इसको विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार ये कैसे हुआ और इसके पीछे की वजह आखिर क्या रही। कई तरह के कयास भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या इस त्रासदी की जानकारी पहले से चीन को थी, अगर थी तो भारत को इसको लेकर जो है वो नेपाल को इसे लेकर के अलर्ट क्यों नहीं किया गया, ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि भारत में इसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि आशंकाएं इस तरह की है कि अगर यहाँ भूटी कोशी नदी के अंदर ये जलजला आया है, यहाँ पर पानी की मात्रा बढ़ी है, तो इसका कनेक्शन भारत तक है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको बताएं कि आखिरकार इस त्रासदी के बाद चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और जिस तरीके से नेपाल जुटा हुआ है इस त्रासदी से निपटने में, उसमें कई घंटे अभी लग सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो प्रभावित इलाका है, रसुआ का इलाका है, वो तिब्बत से सटा हुआ इलाका है और तिब्बत में ये जलजला जिसकी शुरुआत हुई और उसके बाद इस भोटी कोशी नदी में अचानक से पानी का इस तरह से बढ़ा, जिसके साथ में भारी तादाद में मलबा भी सामने आया और इसका वेग इतना था कि इसके सामने जो कुछ भी आया वो कुछ भी टिक नहीं सका। नेपाल काठमांडू से ये जो इलाका है जहां पर भारी तबाही मची है, वो करीब करीब 125 किलोमीटर दूर इलाका है रसुआ, जहां पर ये तबाही है। यहां पर तबाही की अलग अलग तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर भी आ रही हैं और नेपाल की सरकार की तरफ से भी जानकारियां सामने आई हैं। लेकिन नेपाल की बाढ़ को लेकर के जो सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं वो क्या हैं? दरअसल वो सबसे बड़े सवाल ये है कि आखिर ये कैसे हुआ, कहाँ एग्जैक्टली इसकी लोकेशन है और साथ ही साथ ये कब हुआ, इसे लेकर के सवाल है। क्योंकि ये बताया गया कि 26 अगस्त की सुबह करीब 8:30-9 बजे का वक्त है जब नेपाल के रसुआ में भोटे कोशी नदी में अचानक से तेज़ बाढ़ आई। किसी ने सोचा भी नहीं था, ऐसा कोई अलर्ट भी नहीं था, अचानक ये जलजला आया जिससे हर कोई हैरान रह गया। किसी को भी संभलने का मौका यहाँ पर नहीं मिला, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है। और पानी तिब्बत की ओर से ये आया था। इसके बाद ये घर, सड़क, पुल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक सब कुछ बहा करके ले गया और भारी बारिश उस वक्त नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद ये पानी का वेग आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल ये कैसे हुआ, इसको लेकर के भी कई चीज़ें हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि शुरुआती आकलन जो है वो यह है कि बर्फ़ चट्टान का बड़ा हिस्सा जो लहदे नदी है उसमें गिरा, जिससे पानी की मात्रा अचानक से यहाँ पर बढ़ी, लेकिन पानी रुक गया और इसके बाद में रुकावट जैसे ही टूटी है, पानी और डबल तेज़ वेग के साथ में नीचे की तरफ बहा है और इससे फ्लैश फ्लड बन गई और यही फ्लैश फ्लड जो है वो लोगों के लिए त्रासदी का कारण बनी है। ये ग्लेशियल जो झील है उसके फटने की भी आशंका जताई जा रही है। अभी हालांकि ये जांच का विषय है कि ग्लेशियल झील क्या फटी, कैसे फटी और ये सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन जो इसके बाद में आपके मन में आ रहा है कि आखिर कितना नुकसान हुआ है, तो नुकसान का आकलन अभी जो है मोटे तौर पर ही सामने आ रहा है। जो सब कुछ हम देख रहे हैं वही बता पा रहे हैं, लेकिन सही आकलन कुछ समय बाद सामने आएगा। हिमालय में ग्लेशियर से जमा जो पत्थर है वो दरअसल बजरी और मिट्टी की जितनी भी प्राकृतिक रुकावट है वो एक मजबूत बांध की तरह से काम करती है, लेकिन ये मजबूत बांध की तरह होती नहीं है।
क्योंकि बाहरी तौर पर आपको दिखेगा कि ये जो रुकावट है एक बांध के तौर पर है, लेकिन जो बांध की मजबूती होती है वैसी ये रुकावट नहीं होती है। और आप देखेंगे कि टूटते पानी के साथ में जिस तरीके से भारी मलबा यहाँ से निकलता है वो कारण बनता है इस तरह के नुकसान की आशंकाओं को भी बढ़ा देता है। और आप ये सोचें कि जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, क्या उस वक्त झील में पानी कितना था, क्योंकि अभी इसकी प्रामाणिक मात्रा भी सामने नहीं आई कि झील फटी, क्या उसमें बहुत ज़्यादा पानी था, या ये जो जैसे ही झील फटी है या नदी का रास्ता रुका था उसकी वजह से ये बाढ़ आई है, या इसके पीछे कुछ और। लेकिन इस बात को लेकर के आशंकाएं तो ज़रूर है कि ये पानी जो है वो बिहार तक भी पहुंच सकता है। इसे लेकर हालांकि बिहार की सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री से बातचीत की है, सम्राट चौधरी, और उनसे जानकारी भी ली है। उन्होंने एहतियात बरतने के लिए भी कहा है और इसके बाद में बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया। लेकिन ये जो कनेक्शन है, क्योंकि भोटे कोसी जो है वो आगे त्रिशूल में जुड़ती है और फिर उसके आगे गंडक नदी तंत्र से पूरी जुड़ी हुई है, और इस लिहाज से अगर हम देखें तो बिहार में सतर्कता को बढ़ाया गया है। पानी का असर जो है वो नदी के जल स्तर और रास्ते पर निर्भर करेगा कि वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। लेकिन आप देखिए कि अब तक की क्या इस तरह की बड़ी अगर हम देखें तो आपदाएं पहले भी आई हैं। जी हाँ, बिल्कुल आई हैं। जो भारत नेपाल के हिमालयी इलाके हैं वहाँ की अगर बड़ी आपदाओं की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी आपदा के तौर पर अगर हम देखें तो 16 अगस्त 2004 के अंदर इस तरह की एक आपदा आई थी जिसमें ग्लेशियर झील फटी और उसके बाद अचानक से जो पानी का जो प्रवाह है वो तेज़ी से बढ़ा और इसकी वजह से इमारतें बही। समय रहते हालांकि लोगों को ऊपर पहुंचाने से बड़ी जनहानि टल गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसे एक बड़ी आपदा कहा जाता है जो थामे गांव के आसपास में थी। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी जो आपदा जिसका जिक्र आता है वो 4 अक्टूबर 2023 को इसी तरह की एक आपदा आई जिसमें दक्षिणी जो लोहनक झील है सिक्किम में, वहाँ पर ग्लेशियर झील फटी और वहाँ पर तीस्ता नदी में इसकी वजह से बाढ़ आ गई थी। इसके बाद जो चोंगथांग बांध है वो टूटा था और इससे कई इलाके डूब गए। 179 करीब लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद अगर हम आपदा को हिमालय क्षेत्र में देखें तो उसमें तपोवन ऋषिगंगा उत्तराखंड की आपदा आप सबको याद होगी, जिसमें 7 फरवरी 2021 को रोंगटी जो पीक है वहाँ से बर्फ़ और चट्टानें टूटी थी, नदी में गिरी, इससे तेज़ मलबा बहा और इससे इसी तरह का एक सैलाब जो है वो भारत में देखने को मिला था उत्तराखंड में। और यहाँ पर 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट तबाह हो गए थे, 200 से ज़्यादा लोग मारे गए या फिर लापता हो गए थे, इस तरह की जानकारियाँ हैं। इसके अलावा और भी जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आई, आप सब ने देखा 2021 का वक्त था, कुमाऊं गढ़वाल इलाके में बाढ़ भूस्खलन हुआ, 46 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। कश्मीर में जैसे बाढ़ आई 2014 में, यहाँ पर लगातार बारिश हुई थी और झेलम नदी जो है वो उफान पर आ गई। श्रीनगर समेत पूरी की पूरी घाटी का बड़ा हिस्सा डूब गया था और यहाँ पर भारत पाकिस्तान में 450 से ज़्यादा भी मौतें हुई थी। इसके अलावा केदारनाथ का जल प्रलय आप सबको याद होगा, जब भी हिमालय में इस तरह की त्रासदी, इस तरह की आपदा आती है तो बड़े पैमाने पर क्षति सामने आई है। जो केदारनाथ जल प्रलय था वहाँ पर उत्तराखंड में 17 जून 2013 को भारी बारिश के बाद में चोराबारी जो झील है उसका पानी और मलबा नीचे आया। केदारनाथ और रामबाड़ा गौरीकुंड में भारी तबाही हुई, हज़ारों लोगों की जान गई थी। इससे पहले अगर आप और पीछे जाएंगे तो 5 जुलाई 2016 को भोटे कोशी बाढ़ पहले आ चुकी है यहाँ पर नेपाल में ही, जिसमें तिब्बत की यही जो ग्लेशियर झील है उसके फटने से भोटे कोशी नदी में बाढ़ आई। तो ये पहली बार नहीं है जब नेपाल के अंदर इस तरह की त्रासदी मची हो। इससे पहले 5 जुलाई 2016 को इसी भोटे कोशी नदी के अंदर जो भारी तबाही हमने देखी थी, किस तरीके से ग्लेशियर झील फटने से बाढ़ आई, सड़क पुल हाइड्रो पावर सब प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा था, तबाह हो गया था पूरा का पूरा इलाका। लेकिन ऐसी ही एक जो फ्लैश फ्लड है वो लेह के इलाके में भी आई थी अगस्त 2010 में, जब बादल फटा रात में और फिर मलबे का एक सैलाब यहाँ पर पहाड़ों के अंदर आया जिससे लोगों को भारी नुकसान पहुँचा, काफ़ी लोग प्रभावित हुए, 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। नेपाल में इससे पहले एक बार और जिक्र आता है जब
1985 में 4 अगस्त 1985 में इस तरह का जलजला देखा गया था। ये तीसरी दफ़ा है जब इतनी बड़ी तादाद पर जनहानि हुई है, इतनी बड़ी तादाद पर लोग मारे गए हैं और पूरा का पूरा सिस्टम तबाह हो गया। उस वक्त डीगसो झील जो है वहाँ पर एवलांच गिरा था और उसकी वजह से यहाँ पर बना एक प्राकृतिक बांध जो है वो टूटा, जिससे तबाही मची। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पुल, खेत सब कुछ बह गए थे। अब ये जो जिस तरह का जलजला, जिस तरह की स्थितियां आई हैं वो पहली बार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार जब ये तिब्बत से शुरू हुआ और इससे पहले क्या चीन को इसकी जानकारी थी? अगर चीन को इसकी जानकारी थी तो क्या नेपाल को इतला दी गई थी, अलर्ट जारी किया गया था या नहीं किया गया? अगर नहीं दिया गया, किसी तरह का अलर्ट, नेपाल को जानकारी नहीं दी गई, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या नेपाल इस वक्त जो सहन कर रहा है, सामना कर रहा है, उससे बचा जा सकता था? ये सवाल अभी भविष्य में है, लेकिन अभी जो रसुआ के इलाके में जिस तरीके की तबाही का मंजर है वो सोचने पर मजबूर करता है। वो ये दिखाता है कि आखिरकार कैसे इतनी बड़ी तबाही हुई है और कैसे प्रकृति के आगे मानव पूरी तरह से यहाँ पर बेबस नज़र आया, विकास पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ नज़र आया, कोई भी टिक नहीं पाया। इससे चारों तरफ जो है वो हाहाकार मचा हुआ है। अभी आंकड़े और आना बाकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में इस वक्त आ रहा होगा, जो सबके मन में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि आखिर ये ग्लेशियल झील जो है वो कैसे फटती है, इसके फटने के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि पहले भी हमने बताया कि यही ग्लेशियल झील जो है वो एक बार जब पहले फटी थी, इसी तरह की तबाही आई थी, ये दोबारा हुआ है और नेपाल के लिए इस तरह की तीसरी त्रासदी है। तो ये झील कैसे फटती है, इसकी कुछ कुल मिलाकर के अगर वजह देखें तो 4-5 वजह सामने आती है। कई लोगों का ये मानना है कि जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता है, यहाँ पर बर्फ़ जब तेज़ी से पिघलती है या ज़्यादा पानी आता है तो झील का जो जल स्तर है वो अचानक से बढ़ जाता है और इसकी वजह से बांध जो बना हुआ है उस पर दबाव पड़ता है और वो टूटने के बाद में के दौरान ये झील फट जाती है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह कुछ लोग मानते हैं वो ये मानते हैं कि ग्लेशियर या झरना जो है वो या चट्टान उसके अंदर गिरती है, उसकी वजह से इस तरह की तबाही आती है। यहाँ पर बड़े हिस्से का एक झील के अंदर गिरना इस तरह की तबाही ला सकता है। इसमें प्राकृतिक बांध को टूटने का पूरा अंदेशा होता है, टूट सकता है। जो जैसा हमने देखा यहाँ पर नेपाल में भूस्खलन होता है तब भी झील फट सकती है, क्योंकि आसपास के पहाड़ी से अगर मलबा झील में गिरता है तो अचानक से पानी उफान मार सकता है। इस तरह की त्रासदी पैदा हो सकती है और प्राकृतिक जो बांध है वो भी जब कमज़ोर होता है तब भी इस तरह की त्रासदी आती है। ये भी एक कारण है कि जब बांध में कोई दरार आ जाए या फिर पानी का रिसाव या कटाव होने से वो अचानक से टूट जाए जिसमें पता नहीं चले, और अचानक से जब टूटता है तो पानी पूरे वेग के साथ आगे बहना शुरू होता है और पानी जब वेग से बहता है तो आसपास जितना मलबा होता है, जितने पत्थर होते हैं, जितनी कंक्रीट होती है, जितना जो कचरा होता है वो उसके साथ बहता है और भारी तादाद में इस तरह से मिट्टी, पहाड़, पत्थर और इन सब का एक जो सम्मिलित मिश्रण जब पानी के साथ आगे बढ़ता है तो उसके आगे कुछ नहीं टिकता। वो तस्वीरें हमने देखी है, लेकिन फ़िलहाल हम सब लोग यही प्रार्थना कर सकते हैं कि नेपाल में हालात सामान्य हो और वहाँ पर जो लोग हैं वो इस त्रासदी से उबर पाएँ। हालांकि इस वक्त चर्चा है इस बात को लेकर के, भारत की तरफ से भी बात करके वहाँ पर नेपाल के लोगों को ये आश्वस्त किया गया कि जो भी हर संभव मदद होगी वो दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के लोगों से भी कहा है और इस पूरी त्रासदी पर दुख व्यक्त किया है। लेकिन क्या सिर्फ हम ये सोचें यही काफ़ी है या इससे बचने का उपाय भी ढूंढा जाना चाहिए? ये अभी भविष्य के गर्भ में है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।